हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर CSNIT। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो HSSC एग्ज़ाम्स के लिए कंप्यूटर साइंस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है दोस्तों, उस सीरीज़ में इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो चैप्टर हमारा होता है HSSC के सिलेबस में, उसका सिलेबस हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें और अपना सिलेबस आप लोग पता कर लें वहाँ से कि क्या सिलेबस हमसे पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि डी ग्रुप के लेवल से और ग्रेजुएशन लेवल तक जितना भी बीच में कंप्यूटर हमारा जिस भी लेवल का पूछा जाता है उन चीज़ों की आपको पता लग सके। सेकंड, आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 हमारा आज होने वाला है, जिसके अंदर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डेटाबेस के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। देखने वाले हैं कि हमारे पास डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है यानी कि जानकारी, और हमारे पास डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, DBMS के हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और स्ट्रक्चर्ड में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, और डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे HSSC बार बार पूछती है, कैसे हमें उन क्वेश्चंस को टैकल करना है और कैसे कैसे चीज़ों को समझते हुए हमें चलना है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर को हम डिलीवर करेंगे इस हिसाब से कि आपको ये चीज़ें समझ में आएँ। साथ ही साथ कॉपी पेन लेके आप लोग बैठिए क्लास देखते समय और चीज़ों को नोट करते चलिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी हो और किसी और से आपको नोट्स मांगने की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो नीचे लाल बटन दिया हुआ है, उसको दबा के एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली ही चीज़ जो हमें क्लास को स्टार्ट करने से पहले समझनी है दोस्तों, वो समझनी है कि डेटा क्या होता है। ये DATA डेटा शब्द जो है ये आपने बहुत बार बहुत जगह पे सुना होगा। इस डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा की दोस्तों अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, जिसमें लिखा हुआ मिलेगा कि रॉ फैक्ट्स, ये बिल्कुल किताबी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, रॉ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? रॉ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ मान लो 19, ये भी एक डेटा है। अगर मैं लिखता हूँ मान लो राम, ये भी एक डेटा है। अगर मैं लिखता हूँ इज़, ये भी एक डेटा है। अगर मैं लिखता हूँ ईयर्स, ये भी एक डेटा है। अगर मैं लिखता हूँ ओल्ड, ये भी एक डेटा है। जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं, जो भी संख्या आप सोच सकते हैं, जो भी शब्द आप सोच सकते हैं, हर एक वो चीज़ जो भी हम सोच सकते हैं, मोबाइल हो गया, मोबाइल भी एक डेटा है। हमारे पास लैपटॉप स्टैंड हो गया, वो भी हमारे पास एक डेटा है। कुल्फ़ी वाला कुल्फ़ी बेचने लग रहा है, ये भी एक डेटा है। कुल्फ़ी वाले के पास कुल्फ़ी के बॉक्स के अंदर बहुत सारी कुल्फ़ियाँ हैं, तो कुल्फ़ी के बॉक्स का वो डेटा हो गया, कुल्फ़ी वाले का डेटा हो गया। कुल्फ़ी वाला किस कंपनी की कुल्फ़ी बेच रहा है, वो भी डेटा है। अब बात आती है कि ये डेटा तो हमारे पास हो गया और डेटा हमें पता लग गया कि रॉ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं, लेकिन अब बात आती है कि फिर हम इन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं या फिर जानकारी हम किसको कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमारे पास कोई भी डेटा आता है, अब उस डेटा को एक मीनिंगफुल, क्या बोला मैंने, अगर उस डेटा को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि डेटा को मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज किया गया है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम इंफॉर्मेशन या फिर उसको हम क्या कहते हैं? जानकारी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेटा होता है। अब उस डेटा को एक मीनिंगफुल यानी कि एक ऐसे ऑर्डर में हमें अरेंज करना है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, तो उसको हम क्या कहते हैं? जानकारी कहते हैं। जैसे यहाँ पे राम 19 ईयर्स ओल्ड इज, ये एक डेटा है, लेकिन ये ऊटपटांग सा डेटा है, हमें समझ नहीं आ रहा। वहीं पे अगर मैं लिखता हूँ राम इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, तो ये क्या है? एक मीनिंगफुल ऑर्डर में डेटा को हमने अरेंज किया है। इसका एक अर्थ निकल रहा है कि राम जो है वो 19 साल का लड़का है, और ये जब मीनिंग निकला तो मीनिंग निकलते ही ये डेटा अरेंज हो गया मीनिंगफुल ऑर्डर में। इसी को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये सबसे पहले हमारे पास होता है डेटा। रॉ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं। जैसे कि 19 राम इज, कुछ भी आप सोच सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, बोर्ड, मार्कर, ये सब चीज़ें क्या हैं? डेटा है। इसी डेटा को अगर एक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल ऑर्डर में जब हम अरेंज कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाता है। एक बार मैं डस्टर ले लेता हूँ
ताकि हम इसको यहाँ से रब कर सकें इन्फॉर्मेशन को और डेटा को। फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमारे पास बात आती है कि हमें एक डेटा तो हमें मिल गया, लेकिन अब उस डेटा को हमें क्या करना होता है दोस्तों, उस डेटा को कहीं ना कहीं हमें अरेंज करना होता है। और डेटा को अरेंज किया जाता है, यानी कि व्यवस्थित किया जाता है, दो तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। या तो डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में व्यवस्थित करेंगे या डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में व्यवस्थित हम करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे HSSC का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। HSSC ने कोई फॉर्म निकाला, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का HSSC ने एक फॉर्म निकाला भर्ती के लिए। बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स, 6 या 7 लाख स्टूडेंट्स ने उस फॉर्म को अप्लाई किया। तो देखो स्टूडेंट्स ने क्या किया, HSSC के वेब पोर्टल को ओपन किया, HSSC की वेबसाइट को ओपन किया, वेब पोर्टल को ओपन कर दिया। वेब पोर्टल को ओपन करने के बाद स्टूडेंट ने सारे के सारे 6 से 7 लाख स्टूडेंट्स ने वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी दिया होगा, सभी ने अपना नाम भी वहाँ पे दिया होगा, सभी ने अपना एड्रेस भी वहाँ पे दिया होगा, सभी का वहाँ पे लॉगिन आईडी होता है, सभी को वहाँ पे पासवर्ड मिलता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ती है। अब हुआ क्या कि HSSC के पास 7 लाख स्टूडेंट्स का ये जो डेटा है, 7 लाख स्टूडेंट्स का ये डेटा HSSC के पास पहुंच गया। और जब HSSC के पास ये डेटा पहुंचा तो ये डेटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर पे जाके सेव हुआ होगा। HSSC का कोई सर्वर होगा, वो सर्वर HSSC का पंचकुला में भी हो सकता है, HSSC ने हो सकता है अपना डेटा सेंटर जो है या सर्वर जो है वो मुंबई में स्थापित किया हो, दिल्ली में रख रखा हो, या क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हो HSSC। वो डेटा को सेव करने के लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर सकती है, सर्वर यूज़ कर सकती है या फिर क्लाउड यूज़ कर सकती है। बट मेन पॉइंट क्या है कि 7 लाख स्टूडेंट्स का जो ये डेटा था, 7 लाख स्टूडेंट्स की जो ये जानकारी थी, ये HSSC के पास पहुंच चुकी है। और जब ये जानकारी HSSC के पास पहुंची है तो HSSC के पास 7 लाख स्टूडेंट्स का क्या तैयार हो गया, 7 लाख स्टूडेंट्स का डेटाबेस तैयार हो गया। अब HSSC के पास इन सारे स्टूडेंट्स का एक डेटाबेस तैयार हो गया है। HSSC को पता है कि भाई ये स्टूडेंट है, इसके फादर नाम ये है, इसके 10th में इतने मार्क्स हैं, ये यहाँ से बिलोंग करता है, और ऐसे ऐसे ये फॉर्म पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उसने HSSC को प्रोवाइड की है। अब HSSC क्या करेगी, उस डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करेगी। कैसे ऑर्गेनाइज करेगी, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेगी। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है कि जब आपके एडमिट कार्ड आते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि एक टेबल की फॉर्म में बेसिकली, या फिर वेबसाइट के ऊपर भी जब आप जाते हो और वेबसाइट के ऊपर जब आप एडवर्टाइजमेंट वाले कॉलम में जाते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसी टेबल बनी होती है ना, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होता है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा होता है, यहाँ पे आपकी डिटेल होती है कि एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ की है, और यहाँ एक कॉलम आपको PDF का मिलता है और डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का मिलता है। कुछ ऐसे टेबल्स की फॉर्म में आपको HSSC की वेबसाइट पे डेटा देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि HSSC ने स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस था उसको टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और जब ये टेबल की फॉर्म में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे जो टर्म यूज़ की जाती है दोस्तों वो की जाती है RDBMS। बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो टॉपिक है इसका असली नाम जो होता है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है दोस्तों। रिलेशनल शब्द में से रिलेशन शब्द निकाल दो और इस जो ये रिलेशन शब्द है इस रिलेशन को ही हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, टेबल के नाम से जानते हैं। टेबल में क्या होता है, टेबल में सीरियल नंबर है, टेबल में एडवर्टाइजमेंट नंबर है, टेबल में उसकी जो कंटेंट है, जिस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट है उसकी जानकारी है, फिर वहाँ पे PDF है। तो कहीं ना कहीं इन सभी के बीच में एक रिलेशन स्थापित हो रही है और ये आपस में मिलके हमें एक टेबल की फॉर्म में जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि हमें HSSC की वेबसाइट एक्सेस करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो HSSC है उसने इन सारे स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस है उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि एक ऐसी फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करना कि जो भी यूजर उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करे उसको एक आसान तरीके से वो उन चीज़ों को एक्सेस कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन बैंक पेमेंट या ऑनलाइन कोई पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप किसी भी एप्लीकेशन से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई पेमेंट आपको करनी है तो वहाँ पे एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वहाँ पे डेटा दिखता है।
आसानी से कर पाते हो। अब होगा क्या, HSSC के पास ऐसा तो है नहीं कि HSSC के पास पूरे इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स का डेटा होगा। HSSC के पास तो सिर्फ और सिर्फ या तो हरियाणा के स्टूडेंट्स का डेटा होगा या फिर अदर स्टेट से अगर कोई अप्लाई करता है तो उनका सिर्फ उनका डेटाबेस जो है वो HSSC के पास होगा। और उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो HSSC है वो किसका यूज़ करती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करती है। यानी कि जो डेटा है या जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो मिलके फिर वो जो डेटाबेस बनता है, वो जानकारी इकट्ठा होकर एक जगह पे संग्रहित होती है, उसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब उस डेटा को टेबल की फॉर्म में मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिसकी हेल्प से हम उस डेटाबेस को ऑर्गेनाइज कर पाएं, कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो अलग अलग कंपनीज ने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया हुआ है SQL सर्वर, MySQL बनाया हुआ है, MS एक्सेस बनाया हुआ है। ऐसे ही ओरेकल वालों ने बनाया हुआ है ओरेकल 9, 11, 12, MySQL, पोस्टग्रिड, DBase और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, हमारे डेटाबेस को मैनेज कर पाते हैं। और इसी चीज़ को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से हम इसको जानते हैं। जब हम डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम कुछ ऑपरेशंस कर रहे होते हैं दोस्तों। कैसे ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप HSSC की वेबसाइट पे जाके आपने एक फॉर्म फिल कर दिया। आपने जैसे ही फॉर्म फिल किया तो HSSC के बैकएंड, अभी देखो कांस्टेबल में आप लोगों से एक चीज़ पूछी थी कि जो सर्वर साइड होती है, सर्वर साइड जो होती है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों। एक हमारे पास फ्रंट एंड नाम की चीज़ होती है, एक हमारे पास बैक एंड नाम की चीज़ होती है। फ्रंट एंड को ही हम क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, और बैक एंड को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वर कहते हैं। और इसी को हम क्लाइंट सर्वर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली होता क्या है, फ्रंट एंड या क्लाइंट कौन होते हैं, हम होते हैं। HSSC के लिए हम क्लाइंट हैं और हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे हैं। यानी कि हम HSSC की वेबसाइट को सामने से यूज़ कर रहे हैं और हमारी डिटेल्स उसमें हम फिल कर रहे हैं। HSSC की वेबसाइट के ऊपर जैसे ही हमने फॉर्म फिल कर दिया, ये फॉर्म फिल करने के बाद हमारी जानकारी कहाँ पे पहुँच गई, HSSC के डेटाबेस के सर्वर पे वो जानकारी पहुँच गई। यानी कि पीछे की तरफ जानकारी पहुँच गई। और कहाँ पहुँच गई, सर्वर पे पहुँच गई। तो यानी कि सर्वर साइड को हम क्या बोलेंगे, बैक एंड साइड बोलेंगे, ठीक है। और इस बैक एंड साइड पे यानी सर्वर साइड पे ही HSSC के डेटा को मैनेज करने के लिए जो भी उन्होंने लोगों को हायर किया होगा, वो लोग किसी ना किसी सिस्टम का यूज़ करके उस डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। ये कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। बैक एंड किसको कहते हैं, सर्वर साइड को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बैक एंड कहते हैं। वापस से आते हैं, हम बात कर रहे थे कि जब हम टेबल की फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जब आप लोगों ने MS एक्सेल देखा होगा, MS एक्सेल की शीट आप लोगों ने देखी होगी बेसिकली, तो जो टेबल की फॉर्म में डेटा अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो अभी आपको इस चीज़ में अगर ना भी समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसे अभी आ जाएगा समझ में। फर्दर हम जब क्लासेस लेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम SQL सर्वर या ओरेकल का यूज़ करके हम डेटा को मैनेज करते हैं टेबल की फॉर्म में, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब टेबल की फॉर्म में हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास सबसे पहले ऊपर होते हैं दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स होते हैं। इधर हमारे पास क्या होती हैं, ये रोज़ होती हैं, ठीक है। ये कॉलम्स होते हैं ऊपर से नीचे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमारे पास रोज़ होती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलम को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों हम कॉलम को एट्रीब्यूट्स के नाम से भी जानते हैं या कॉलम्स को हम फील्ड्स के नाम से भी जानते हैं। रोज़ को हम दूसरे टपल नाम से भी जानते हैं, रोज़ को हम दूसरे रिकॉर्ड नाम से भी जानते हैं। HSSC ने पूछ लिया यहाँ से कि भाई ए पर्सन या फिर एक थिंग, एक चीज़ के बारे में अगर
के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है एक टेबल से, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एक रिकॉर्ड कहते हैं, या उसको एक टपल कहते हैं, या उसको एक रोज कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं ताकि आगे वाले लेक्चर्स में आपको आसानी हो जाएगी। मान लेते हैं ये हमारे पास टेबल है, ठीक है, ये टेबल हमारे पास है, ये हमारे पास 3 इसमें कॉलम्स हैं और ये हमारे पास क्या है? रोज हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया हमारा सीरियल नंबर 1 और 2। यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया HSSC एडवर्टाइजमेंट नंबर कि भाई हम HSSC की एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 या फिर 5/2020, ये 2 एडवर्टाइजमेंट हैं। यहाँ पे है मान लो क्लिक टू अप्लाई, और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि हम इसको अगर इसके बारे में फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हम इस एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गई दोस्तों? ये हमारे पास हो गई फील्ड्स, और ये क्या हो गई? हमारे पास रोज हो गई। तो ये रोज हमें क्या बता रही हैं? इंफॉर्मेशन दे रही हैं डेटा के बारे में, और फील्ड्स हमें बता रही हैं कि पर्टिकुलर इस फील्ड में आपको सीरियल नंबर देखने को मिलेंगे, इस फील्ड में आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिलेगा, इस फील्ड में आपको क्लिक करने के लिए ऑप्शन मिलेगा कि किस चीज़ को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपने इसको सिलेक्ट किया और फिर आगे चले गए, तो फिर आप आगे फॉर्म फिल करते हो। बेसिकली ये टेबल की फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जो ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने का जो सिस्टम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यानी कि पहले हमने इसके अंदर डेटा डाला, उसके बाद मैनेज किया, और फिर हमारे पास क्या बना? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किया। और जिस टेबल की फॉर्म में जो डेटा है इसको हम मैनेज कर पा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से। इसमें से कोई भी प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना आता है तो आप ऐसे टेबल्स की फॉर्म में डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या है दोस्तों, जब हम डेटा को मैनेज करते हैं तो मैनेज करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कुछ हमें ऑपरेशंस करने होते हैं। थोड़ी देर पहले जिन ऑपरेशंस के बारे में मैंने बात की थी, तो कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फॉर्म फिल करते हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिया, अगलों के पास डिटेल चली गई, सर्वर पे आपका डेटा पहुंच गया, उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि भाई इस बंदे ने HSSC के हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। तो आपने क्या किया? सबसे पहला ऑपरेशन आपने क्या किया? सबसे पहला ऑपरेशन आपने किया इंसर्ट। क्या इंसर्ट किया है आपने? अपनी इंफॉर्मेशन को आपने इंसर्ट कर दिया HSSC के वेब पोर्टल के अंदर, ठीक है। आपने इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद थोड़े दिन के बाद HSSC एक अपडेट लेके आती है कि भाई जिन लोगों ने गलती कुछ कर दी हो फॉर्म में, या सिग्नेचर गलत हो गया हो, नाम गलत हो गया हो, डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया हो, तो अब आप एडिट कर सकते हैं। तो HSSC ने हमें एडिट करने का ऑप्शन दिया, तो हमने जो डेटा इंसर्ट किया था अब हम उस डेटा को क्या कर रहे हैं दोस्तों? अपडेट कर रहे हैं। पहले हमने 10th की मार्कशीट की जगह पे कुछ और डाल दिया था, अब हम ओरिजिनल 10th की मार्कशीट वहां पे अपलोड कर रहे हैं। तो हमने पुराने डेटा से नए डेटा को रिप्लेस कर दिया, और हमने हमारे इंसर्ट किए हुए डेटा को क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। फिर जब हम अपडेट कर रहे थे तो अपडेट करते करते हमें ध्यान आया कि हमने फिर से एक मार्कशीट गलत एंटर कर दी है। तो फिर आप क्या कर सकते हो? उस मार्कशीट को वहां से क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो। तो बेसिकली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अल्टर टेबल, ये सभी क्या होती हैं? हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं। जब हम डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं। ये आप लोगों को समझाने के लिए होता है, क्योंकि ये कमांड्स का यूज़ हम नहीं करते हैं। इन कमांड्स का यूज़ वो करेंगे जो इस डेटा को मैनेज करने के लिए HSSC ने जिनको डेटाबेस पे काम करने के लिए रखा हुआ है, वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके इनमें से, और फिर वो मैनेज कर रहे होते हैं। और वो कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें से कुछ ऑपरेशन आपको एग्जाम्पल दिए हैं। इंसर्ट कैसे होता है, अपडेट क्या होता है, डिलीट क्या होता है। फर्दर क्लासेस में आपको सारे के सारे ऑपरेशंस के बारे में डिटेल से मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को इतना समझ में आई होप आ गया होगा। स्ट्रक्चर डेटा का दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी बैंक में आपका जो खाता है, उस बैंक की ऑफिशियल एप्लीकेशन को आप जब ओपन करते हैं तो सिर्फ आपको आपका डेटा ही वहाँ पे दिखता है। आप किसी और के डेटा को वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ना ही किसी के डेटा को आप चेक कर सकते। तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन है, तो वहाँ उन्होंने बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एप्लीकेशन को इस तरीके से मैनेज किया हुआ है। जो इंटरफेस है एप्लीकेशन का, जो हमें दिखता है, वो इतना अच्छा उन्होंने किया हुआ है कि जो यूज़र अपना अकाउंट नंबर डालेगा और अपनी डिटेल डालेगा, उसको सिर्फ उसी का डेटा दिखेगा। पहले पुराने टाइम पे क्या होता था, सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में बहुत सारी फाइल्स होती थी, सभी का डेटा ऐसे ही पड़ा रहता था। बेसिकली वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता था, या फिर कह सकते हैं कि पहले जो यूज़ होता था फाइल सिस्टम, वो अब यूज़ तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास काफ़ी
एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो आ गई है। तो पहले फाइल सिस्टम वगैरह यूज़ होता था, या फिर आपने काफ़ी सारी इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स ऐसी देखी होंगी जिसके ऊपर ऐसे ही कहीं फ़ोटो लग रही है, कोई ऐड आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जाम्पल्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे डेटा अस्त व्यस्त फॉर्म में पड़ा है, अरेंज नहीं किया गया अच्छे से। जैसे हमारे घर के अंदर एक स्टोर रूम होता है, हरियाणवी में ओबरा बोल देते हैं, कुछ भी बोल लो। एक हमारा बेडरूम होता है, तो हम हमारे बेडरूम को कितने प्यार से सजा के रखते हैं, प्रॉपर बेड शीट, प्रॉपर बेड, चेयर, टेबल, फोटोज़ वगैरह। तो हमारे पूरे के पूरे डेटा को हमने अच्छे से अरेंज किया होता है। लेकिन स्टोर रूम के अंदर इधर संदूक पड़ी है, संदूक के ऊपर हमने पुराने कपड़े डाल रखे हैं, उनके ऊपर हमने कुर्सियां टूटी हुई डाल रखी हैं, तो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा वहां पे पड़ा होता है। ऐसे ही DBMS में होता है, डेटा एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पे IRCTC इंडियन रेलवेज की वेबसाइट ले लो आप, जैसे आप IRCTC को ओपन करते हैं, उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं, तो जैसे ही आप किसी भी ट्रेन का नंबर वहाँ पे डालोगे तो ट्रेन की पूरी एक लिस्ट आ जाती है। और वो लिस्ट किस फॉर्म में आती है, वो लिस्ट टेबल्स की फॉर्म में ही आती है। ऐसे टेबल होगा, इधर ऊपर सीरियल नंबर लिखा होगा, इधर ट्रेन नेम लिखा होगा, इधर ट्रेन की टाइमिंग लिखी होगी, इधर ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट लिखा होगा, इधर ट्रेन की डेस्टिनेशन लिखी होगी, इधर ट्रेन की ऐसे टेबल्स की फॉर्म में आपको डिटेल दिखती है। जब आप कोई ट्रेन की टिकट बुक कर रहे होते हैं या ऑनलाइन रिजर्वेशन कर रहे होते हैं एयर टिकट की, तो वहाँ पर भी डेटा को ऐसे ही मैनेज किया गया होता है। तो ये हमारे पास होता है दोस्तों रिलेशन या फिर टेबल जिसको हम बोलते हैं। इस तरीके से हम डेटा को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा दोस्तों डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास डेटा होता है। उसी डेटा को अगर एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो हमारे पास वो एक जानकारी बन जाती है, इन्फॉर्मेशन बन जाती है। क्लियर हो गई बात। अब जब डेटा और इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिले तो हमारे पास एक डेटाबेस तैयार हो गया। ये डेटा था, ये जानकारी थी, हमने मिलाया, ये डेटाबेस तैयार हो गया हमारे पास। जब ये डेटाबेस हमारे पास तैयार होके आ गया है तो अब इस डेटाबेस को हमें मैनेज करना है, संभालना है, इसके ऊपर काम करना है। काम करते समय हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं। और जब मैनेज कर रहे होते हैं तो हम टेबल्स की फॉर्म में मैनेज करते हैं, और टेबल्स की फॉर्म में मैनेज करते समय हमारे पास कॉलम्स और रोज आते हैं। कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स और फील्ड कहते हैं, रोज को हम टपल और रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड किसको कहते हैं कि इंसान या चीज़ के बारे में जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमें रिकॉर्ड्स के रूप में प्राप्त होती है। और जब हम टेबल्स की फॉर्म में डेटा ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं, इंसर्ट, डिलीट या फिर अपडेट फॉर एग्जाम्पल। और इसी पूरे सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। किसी ना किसी प्लेटफॉर्म का यूज करके हम ये काम कर रहे होते हैं। और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, कंप्लीट अगर पूरा का पूरा नाम अगर इसका देखा जाए तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको ओरिजिनली बोला जाता है, RDBMS इसको बोला जाता है। बट स्कूल्स के लेवल पे, कॉलेजेस के लेवल पे हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही पढ़ना होता है। फर्दर आप अगर कंपनीज वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो RDBMS टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। ये डेटाबेस की जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, ये सीरीज़ चाहे आप HSSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में BCA MCA स्टूडेंट हैं, बीटेक स्टूडेंट हैं, नेट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आप लोगों को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं या फिर एस्टेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, KVS या DSSS कंप्यूटर साइंस, TGT PGT, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए और आने वाली हमारी सभी वीडियोज़ को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि उनको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस कॉन्टेंट से उनको हेल्प मिल सके, एग्ज़ाम में अच्छा उनका स्कोर हो सके। यही आप लोगों की तरफ से, आप इसको गुरु दक्षिणा लगा लीजिए, चाहे आपका सपोर्ट लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों। एंड 2.5 के सब्सक्राइबर्स होने पे आप सभी को कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों को इतना सपोर्ट मिला है, हमेशा सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही प्यार आप लोग देते रहिए। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ये सभी आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी कमेंट में आप लोग कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।